हाल ही में बोर्ड का एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें फिजिक्स का पेपर जो आया है, और वो फिजिक्स का जो पेपर आया है वो एक नए ट्रेंड की हमको शुरुआत दिखा रहा है। इस बार का जो फिजिक्स का पेपर आया है, ऐसा माना जा सकता है कि पिछले 3-4 सालों में आया हुआ सबसे डिफिकल्ट पेपर है बोर्ड का। और इस पेपर में खास बात यह है कि जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे वो किसी भी तरह से वो सॉफ्ट क्वेश्चन नहीं थे, वो हल्का क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन का लेवल अबव द एवरेज था, इवन एवरेज से भी काफ़ी अच्छा गुड लेवल का माना जा सकता था। तो अगर जिन लोगों ने डेरिवेशन को स्किप कर दिया कि डेरिवेशन कहाँ क्या उसके साथ उन्होंने कोताही बरती, वो सब इस बार बहुत पूरी तरह से मतलब एक तरह से पनिशमेंट उनको एक तरह से मिली है इस पेपर के द्वारा। तो यही ट्रेंड अब हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले पेपर्स में भी ये एक ट्रेंड है। और आप ये बिल्कुल रखिए कि आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, चाहे वो नीट का पेपर हो, वो भी उसी लेवल का जरूर टच करेगा। जितने भी पहले पेपर आए हैं उनसे उसका लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछली बार नीट का पेपर बहुत ही सरल आ गया था, सुपर इजी था। तो इस बार हम इस उम्मीद को कर सकते हैं कि हम एक नेक्स्ट लेवल को यहाँ पर टच करेंगे। तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से शार्प करते रहिए। ओके, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है, इसमें आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में से हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ 5-7 सवाल यहाँ पे करेंगे। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और देखो और थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा है। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके आप जो नॉर्मल लेवल के 3-4 क्वेश्चन को समझ लो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको ये समझ रखना है, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन करके अपने दिमाग को इस तरह से भ्रम नहीं देना है कि आपको फिजिक्स आती है, आपकी तैयारी अच्छी है। आपको कुछ अच्छे लेवल के थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन करने हैं और फिर उसके बेसिस पर अपनी तैयारी को जज करना है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m go around a circle of radius a under the action of their mutual gravitational attraction. The angular speed of each particle will be. तो हमसे कहा गया है कि 2 आइडेंटिकल मास हैं, और जो आइडेंटिकल मास हैं वो घूम रहे हैं एक सर्किल के हिसाब से, और जिसका रेडियस a है, और वो दोनों ही आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में है। ये कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हमारे पास मान लो एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में हम मान लें कि कोई पार्टिकल यहाँ है m, ये घूम रहा है इस तरह से, एक दूसरा पार्टिकल है ये इधर घूम रहा है, और अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी। तो आपसे ये कहा गया है कि जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस कर रहा है, घूम रहा है, ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस कर रहा है। तो जब भी हम इन दोनों ऑब्जेक्ट की म्यूचुअल ग्रेविटी की बात करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी कि हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा a+a, यानी 2a डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल ग्रेविटी दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, क्योंकि जब ये घूम रहे होंगे इस सेंटर के अबाउट तो इनकी अपनी एक एंगुलर स्पीड होगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि घूम रहे हैं तो वो किस रेडियस को फॉलो कर रहे हैं, वो a रेडियस को फॉलो कर रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन का सबसे क्लिक पॉइंट है कि यहाँ पर जब हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो हमने 2 मासेस की ग्रेविटी के बारे में बात करना है। तो ये ऐसे घूम रहे होंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a ले रहे हैं, और चूंकि ये एक सेंटर के अबाउट दोनों घूम रहे हैं, दोनों का मास सेम है, तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके लिए हम जो रेडियस लेंगे दैट विल बी a। तो देखिए पहले क्या होगा, अगर हम अब इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच का वो क्या होगा, Gm। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a²। आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है g टाइम दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट और 2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा g टाइम m²/4a²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv², और इसकी रेडियस कितना लोगे आप, a लोगे, ठीक है, किसी भी मास के ले लिया, क्योंकि दोनों मास सेम है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमें मालूम है v बराबर क्या होता है, v बराबर r ओमेगा होता है, और यहाँ पे r मतलब रेडियस a है, तो यहाँ हो जाएगा m, v की जगह पे रखोगे r ओमेगा, तो r ओमेगा² अपॉन जो रेडियस है जो कि रेडियस a है, तो ये जो ये भी लिख देते हैं r की जगह पे a हो जाएगा। तो ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, ma² होगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, ओमेगा² यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो ग्रेविटी चूंकि सर्कुलर मोशन पे जब इस तरह का ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, Gm²/4a², और ये हो जाएगा ma⍵²। तो यहाँ से m कैंसिल कर दे रहे हैं, और क्या कर देंगे, a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ω² इज Gm/4a³, क्योंकि a यहाँ आ जाएगा। तो ओमेगा हो गया √3
Gm/4a³। ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आप अपने इस आंसर को देखें तो इस क्वेश्चन में, तो आप पाओगे कि Gm/4a³, आंसर डी जो है वो इसका सही आंसर है, G√Gm/4a³। ओके, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आप देखें, आप दूसरा क्वेश्चन को आप देखें, कुछ कुछ ऐसे ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ में है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसा है, ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। दो पार्टिकल है, दोनों का मास m है, एक सर्किल पे मूव कर रहे हैं जिनका रेडियस r है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। यहाँ पर हमसे एंगुलर स्पीड की बात ना करके सिर्फ स्पीड की बात की जा रही है, मतलब हमसे ये v की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक मास m है, एक मास m है, और ये जो है r रेडियस का ये पूरा पाथ है। और फिर क्या कहा गया है कि ये घूम रहे हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में है, और कह रहे हैं कि स्पीड क्या होगी। तो अगेन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg जिसको हम कह रहे हैं, वो कितना होगा, Gmm यानी m² डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, जो कि टोटल डिस्टेंस 2r होगी और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा Gm²/4r², ठीक है, ये हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमसे पूछा है कि एंगुलर स्पीड नहीं, सिर्फ स्पीड पूछा गया है। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mv², रेडियस की जगह पे r होगा यहाँ पर, और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इस समय क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो Gm²/4r² इज इक्वल टू mv²/r। कुछ कैंसिल हो रहा है, m यहाँ से हट जाएगा और r, अब देखो यहाँ r कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v बराबर हो जाएगा Gm/4r। Gm/4r क्या इस तरह का कोई है हमारे पास ऑप्शन? बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, और हमारा जो ऑप्शन है दैट इज Gm/4r√b। तो आपका जो बी ऑप्शन है, आप जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ पर सही मिल रहा है। तो वैसा ही क्वेश्चन था जैसा कि एक क्वेश्चन था, डाटा थोड़ा चेंज था। पिछली बार एंगुलर स्पीड की बात हुई थी तो r यहाँ पे था, मल्टीप्लाई किया तो q पहले टर्म आ गए थे। आपकी बार चूंकि सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं तो v पूछा गया है, तो सीधे तौर पे आपका r यहाँ पर कट जाएगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम फॉर्मूलों को यूज करते जा रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हैवियर साइड क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट, ये थोड़ा सा हैवियर साइड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव मैं कहूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो कैलकुलेटिव इस तरह से है कि इसमें कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स A, B and C ऑफ मास 10 किलोग्राम ईच आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विथ AB is equal to BC is equal to 13 meter. The gravitational force on the fourth particle P of the same mass is F. ठीक है, the gravitational force on a fourth particle P of the same mass is F when placed at a distance 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC. The value of F will be approximately, ठीक है। इसको जैसे सवाल में कहा गया है हमको वैसे ही इसका एक डायग्राम पहले बनाना है। तो इसमें कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं A, B और C। तो हमारे पास एक A, एक B, एक C है। तो A है, B है, C है, तीनों पार्टिकल हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, 13 मीटर इनकी दूरी है, 13 मीटर इनकी दूरी है। AB is equal to BC 13 मीटर। The gravitational force on the fourth particle P of the same mass is F when placed at a distance 13 मीटर from the particle B. B से 13 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल रखा हुआ है A, B, C, पार्टिकल P रखा है, और इसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसकी वजह से वो F है। अब देखो ये जो पार्टिकल P है इसका भी मास क्या माना गया है, इसका भी मास 100 किलोग्राम है। तो 100 किलोग्राम ये भी है, 100 किलोग्राम ये भी है, 100 ये भी है, 100 ये भी, ये सारे हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल P है इस पे जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो F है। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो फोर्स है सिर्फ पार्टिकल B की वजह से है। ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी में तो सभी तरह के मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होने मतलब अगर आप इस लाइन को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी ये भी फोर्स है जो इस पर काम कर रहा है। ऐसे ये जो पार्टिकल है इसकी वजह से भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। तो इस पे पार्टिकल A की वजह से काम कर रहा है फोर्स FA, पार्टिकल C की वजह से फोर्स काम कर रहा है FC, और पार्टिकल B की वजह से फोर्स काम कर रहा है FB।
अब सवाल ये होगा कि टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दो फोर्स हैं, अगर हम इन फोर्सेस को इस तरह से कर दें, इनको रिजॉल्व कर दें, तो रिजॉल्व करने का मतलब ये है, अगर मान लो ये एंगल आपका, ये एंगल, अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि सब सिमेट्री है, देखो ये पूरी 13 है, ये पूरा 13 है, तो ये 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये ज्योमेट्री की थ्योरम है। तो यहाँ पर ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, यानी कि ये एंगल होगा 45 और ये एंगल भी होगा 45, ये दोनों एंगल आपके 45 होंगे। तो अब अगर आपने इसको रिजॉल्व किया तो जो फोर्स है एफ ए, ये हो जाएगा एफ ए साइन थीटा साइन 45, और इधर हो जाएगा ये वाला जो साइड है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये वाला साइड दूसरी चौक से देखो, यहाँ पर इधर ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा एफ ए कॉस 45, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा एफ सी साइन 45, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ सी कॉस 45, एफ सी कॉस 45। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो पहले से फोर्स था एफ बी, वो तो उतना ही है, एफ बी तो उतना ही है, एफ बी तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन उसमें एक फोर्स और जुड़ गया है, फोर्स जुड़ गया है एफ ए कॉस 45 जुड़ गया है, और एफ सी कॉस 45 यहाँ पर जुड़ चुका है, क्योंकि अब इन कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, या कह लो कि इस स्थिति में क्या होगा कि एफ ए साइन 45 जो होगा वो एफ सी साइन 45 के बराबर हो जाएगा। तो अगर एफ ए और एफ सी सेम हुए और हमको मालूम है कि ये साइन की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो टोटल फोर्स होने वाला है वो बेसिकली ये होने वाला है। तो पार्टिकल पी पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। जरा देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। जरा आप सोचो एफ बी क्या होगा। एफ बी सिंपली क्या होगा, एफ बी होगा इस पार्टिकल बी और इस पार्टिकल पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो फार्मूला हो जाएगा जी, एक का मास है 100 किलोग्राम, दूसरे का मास है 100 किलोग्राम, डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 13 का स्क्वायर। तो आपको एफ बी निकल आया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर, इसका मास 10, इसका 100, इसका मास 100, तो 100 × 100 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा इसको देखो एफ ए क्या होगा, ये देखो ये पार्टिकल ए है 100, ये पार्टिकल पी है 100, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 13 है, ये 13 है, तो ये हाइपोटेनस निकालना है। हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर होगी, यानी होगी 2 टाइम 13 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यानी कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना है 13 √2 हो जाएगा। तो आपको जो लिखना होगा वो क्या होगा, एफ ए कितना हो जाएगा जी 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये भी 100 ये भी 100, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 13 √2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद cos 45 कितना होता है 1/√2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, इसी तरह से इसके लिए भी हो जाएगा, ये 100 ये वैल्यू भी 13√2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा जी टाइम 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 13√2 का होल स्क्वायर। ओके, ये cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, ये हो गया आपके पास। अब जरा हम इन सब चीज़ों को एक साथ समराइज करें, तो ये तो एफ बी था, ये भी हमें एफ लिखना पड़ेगा, ये एफ बी ये वैल्यू हो गई एफ बी की, ये हो गया एफ ए cos 45, ये हो गया एफ सी cos 45। टोटल एफ निकालो कितना हो जाएगा, जी 100 स्क्वायर लिख दे, डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर होता है 169 कर दे, यहाँ हो जाएगा जी 100 का स्क्वायर कर दे, यहाँ कितना हो जाएगा 169 × 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा जी 100 स्क्वायर अपॉन 169 × 2 और 1/√2। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी देखिए इसमें डरने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है कि लगेगा बहुत इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये अभी देखेंगे आप, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समराइज हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया, जी 100 स्क्वायर 169 प्लस जी 100 स्क्वायर अपॉन 169, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2√2, और ये 2 बार हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब यही चीज़ 2 बार लिखी गई तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा,
है ना। तो ये अब आपके पास, अब देखो जी 100 स्क्वायर अपॉन बाई 69, जी 100 स्क्वायर 1/69 कॉमन ले सकते हैं, जी 100 स्क्वायर बाई 169, तो 1 प्लस 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ये वैल्यू कुछ याद रख लेनी चाहिए आप लोगों को कि 169 है, √2 कितना होता है, 1/2 होता है 1.414 ऐसे करके होता है, और 1/√2 जो होता है वो होता है 0.707 समथिंग, इस तरह से वैल्यू होती है इसकी। तो उस स्थिति के हिसाब से आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0.707 समथिंग। तो अगर हम इसको जोड़ें तो जरा देखना यहाँ पे क्या आएगा, तो ये f बराबर हो जाएगा जी 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169, और ये हो जाएगा 11707, डेसिमल के 2 स्थान तक लेते हैं, डेसिमल के 2 स्थान तक यहाँ पर लेते हैं, ऐसा हो गया। तो ये 1.70 है। अगर इसका डेसिमल हटाएं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100, 2 जीरो हटेंगे। अब देखो ये 169 है और ये 170 है, तो हम लगभग इसको कैंसिल कर सकते हैं, रफली हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर आप इसको रफली कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, जी 100, सिंपली जी 100 ये बचेगा, जी टाइम 100। और आप देखेंगे कि यही आपका आंसर भी है, आपकी द वैल्यू ऑफ f विल बी अप्रॉक्सीमेटली। आप देखो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन में ही पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेटली हम क्वेश्चन में हमसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि हम जब ये 170 को 169 से डिवाइड करते हैं और लगभग हम 169, 170 को 170, 169 को लगभग सेम मान करके उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है। इसीलिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एंड द आंसर इज 100G, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इट इज़ अ लिटिल बिट लेंदी एंड आई वुड से कि शायद नीट के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाने वाला सवाल है, लेकिन है ये एक सवाल। और इस सवाल की खास बात क्या थी, हाँ इस सवाल की खास बात जरा समझो। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी सवाल करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछा जाता है, इसे मान लो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। अब अगर ये चार्ज भी प्लस है, चार्ज प्लस है, ये भी चार्ज प्लस है, तो जो फोर्स होगा वो ऐसे लगाया जाएगा इधर, इसका फोर्स भी इस तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स भी इस तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज रिपल करते हैं। तो रिपल करने के लिए आप इस चार्ज से दूसरे चार्ज पर बाहर की तरफ एरो लगाते हो, इस चार्ज से दूसरे चार्ज पे बाहर की तरफ एरो लगाते हो। लेकिन अगर ये चार्ज आपका माइनस होता तो ये वाला एरो इस तरफ लगता, इस तरह से ये वाला फोर्स यहाँ पर लगता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन हमारे केस में क्या था, हमारे केस में मास ही मास थे, और हमें मालूम है कि मास जितना होता है वो सब अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल रिपल्सन फोर्स नहीं होता है, मास नेगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए आपके जितने भी एरो होंगे वो सब अट्रैक्शन लॉ के हिसाब से अंदर की तरफ होंगे। इस वजह से कभी भी इस डायग्राम को बनाते समय हम बाहर पे लगने वाले एरो नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज दैट विल बी द एंड ऑफ द क्वेश्चन एट दैट प्लेस। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन रखा गया है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पिछले सालों में इसी फ्लेवर के, इसी स्वाद के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन होगा ये हमारा। इसमें लिखा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F। ठीक है, 2 मास हैं, F फोर्स से दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर ऑब्जेक्ट देन द न्यू फोर्स विल बी, क्या होगा। तो सवाल ये है कि हमारे पास 2 मास हैं, मान लो m है, दूसरा मास भी m है, सपोज हमने दोनों को सेम माना है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज d, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या 1/3 मास ऑफ, तो जब डिस्टेंस d है तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, इनके बीच में फोर्स होगा F m इंटू एम, तो m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने सेम मास माना है तो m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अगली शर्त ये कह रहे हैं कि इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट, इससे 1/3 मास, मान लो इसका हम इतना मास जो है काट करके इसमें हम जोड़ देते हैं, तो हमने एक ऑब्जेक्ट से 1/3 मास काटा और दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, तो अब आपका ऑब्जेक्ट इतना बचा, है ना, इतना बचा, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरह से बचा, थोड़ा सा बल्ज्ड हो गया। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इसका मास बताना कितना है। तो m में से m/3 जब कट जाएगा तो जाएगा 2m/3, इसका बचेगा, और उसके बाद m में जब m/3 आ जाएगा तो जाएगा 4m/3, इसका मास बचेगा। चांसेस क्या हो जाते हैं
कि यही मास भी, इसी मास को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे आगे इस तरह के चांसेस में क्या स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे हालात में क्या होगा, अब जो नए मास हैं उसमें जो नया फोर्स, मान लो एफ प्राइम हमने कहा, जी इसका मास कितना है 2m/3, इसका मास कितना है 4m/3, और डिस्टेंस पे कोई असर पड़ा नहीं, डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8m/9 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इतना आ गया। ये जी है, 4 नहीं है, ये जी है। तो अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, मतलब जो नया मास रेशियो पूछा गया है देन द न्यू फोर्स विल बी, नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स ये है, पुराना फोर्स ये है, उनको भाग कर दो, तो नया फोर्स है जी 8/9 टाइम m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी m, अच्छा m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कट गया, जी कट गया, m स्क्वायर कट गया, तो आपको पता चलेगा f स्क्वायर जो है वो 8/9 टाइम है पुरानी फोर्स का, ठीक है। पुराना जो फोर्स था F, उसका ये 8/9 टाइम, तो यहाँ पे आंसर C है आपका ऑप्शन, जो कह रहा है कि 8/9 टाइम F होगा यहाँ पर। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें ठीक होंगी आपकी। चलो, अच्छा कई बार क्या होता है ना, जैसे देखा 1/3 मास है, तो क्या किया, एक चांस, गलती करने का चांस ये है कि हो सकता है किसी बच्चे ने कहा 1/3, तो इसको 1/3 m कर दिया, इसको m ही रखा। अगर ऐसा कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा, आपका f' क्या निकलेगा, आपका f' निकलेगा g m²/3 और बाई डी स्क्वायर, और ये जाएगा g m²/d², तो कैंसिल होगा, ये जाएगा 1/3। हालांकि उस तरह का कोई आंसर यहाँ दिया नहीं, यहाँ और सारे आंसर्स दिए गए हैं। 2/9 कब आ सकता है, 2/9 आदमी कैसे लाएगा, अगर वहाँ जोड़ दिया अच्छा देखो, हाँ ये एक गलती क्या हो सकती है, जैसे किसी ने कहा अच्छा 1/3 मास यहाँ 1/3 किया, तो अगर इसको आपने 2m/3 मान लिया, तो अगर 2m/3 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m²/9 हो जाएगा। तो ऐसे हालात में ये जो रेशियो होगा वो 2/9 हो जाएगा, इस तरह 2/9f हो जाएगा। इस तरह का भी एक आंसर नंबर ए यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ ऐसे आंसर हैं, हालांकि थोड़ा दूर है, इतना नज़दीकी मामला नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि ऐसे आंसर भी दिए होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो आपने किसी जगह पर थोड़ी सी भी गलती कर दी, उस गलती के बाद भी जब करते हुए कैलकुलेशन पहुँचोगे तो वो जो आंसर पाओगे, गलत आंसर जो होगा, वो भी आपके ऑप्शन दिया होगा। इसलिए इस बात पर डाउट ही नहीं जाएगा कि हमने कैलकुलेशन कहीं पर गलत किया है, और ये एक बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है, क्योंकि फिर ऐसे हालात में क्या होता है ना कि फिर कुछ हो ही नहीं पाता और इट्स फिनिश्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बाइनरी स्टार के बारे में बात हो रही है कि बाइनरी स्टार है, कंसीडर अ बाइनरी स्टार सिस्टम ऑफ स्टार ए एंड स्टार बी विथ मासेस M A and MB revolving in a circular orbit of radius RA and RB respectively. अगर TA और TB are the time period of star A and B respectively, then क्या होगा। ये एक सवाल जो है, ये जो सवाल है ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल है आई वुड से, क्योंकि यहाँ पहले तो बाइनरी स्टार की बात कर रहे हैं, और दूसरी बार इसमें हमसे दो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लें। बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है कि दो स्टार से, ये स्टार है तो ये स्टार जो होता है ये भी इसके अबाउट घूम रहा है और ये स्टार इसके अबाउट घूम रहा है, तो दोनों ही इस तरह से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब हमने कहा कि एक की रेडियस जो है, इनकी कोई आर ए है, अब ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इनकी रेडियस आर ए है, एक की रेडियस आर बी है, तो बताओ दोनों के टाइम पीरियड जो होंगे वो क्या होंगे। देखो इस बात को जरा समझो, बाइनरी स्टार में जनरली क्या होता है कि चूंकि दोनों स्टार एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में घूमते रहते हैं, तो दोनों की एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ये बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट है। तो अगर उनकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, तो ऐसे हालात में क्या होते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है कि उनका टाइम पीरियड भी सेम हो, क्योंकि टाइम पीरियड सीधे तौर पर एंगुलर वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर टाइम पीरियड से अलग अलग होंगे तो फिर सीधे तौर पर हम क्या कर पाएंगे कि उनके टाइम पीरियड की वजह से उनकी स्पीड भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, टेक्निकली क्या होता है, वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं, वो कोलाइड ऐसे नहीं करते, वो धीरे धीरे जब उनका पाथ कम होता फिर मर्ज करते हैं, तब वो मर्जिंग होती है। बाइनरी स्टार के साथ ये एक टेक्निकलिटी है। तो अब इसमें गलती होने के चांसेस कहाँ होते हैं। बाइनरी स्टार नाम पढ़ा तो ये कहते हैं कि ये तो इस पर तो केपलर का लॉ काम करेगा। केपलर का लॉ जो था वो प्लेनेटरी सिस्टम के लिए था, इसमें उन्होंने कहा था कि एक स्टार है, एक प्लैनेट है, तो स्टार के ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लैनेट एक सर्टेन स्पेसिफिक पाथ पे घूम रहा है, तो उस समय उस पाथ का जो टाइम पीरियड होगा t², वो जो पाथ की सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये फॉर्मूला था। तो इस हिसाब से t क्या होता है, t प्रोपोर्शनल हो जाएगा a3/2।
तो ये केपलर का थर्ड लॉ हमको मालूम है, लेकिन ये केपलर का थर्ड लॉ प्लानिटरी सिस्टम के लिए, जहाँ स्टार और प्लैनेट, एक अर्थ एज अ प्लैनेट और सन एज अ स्टार इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिकली बाइनरी स्टार्स हैं, दोनों स्टार्स हैं एक तरह से समझो। तो वहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को लगाओगे तो सीधे तौर पे आपको पता चलेगा कि अच्छा टी ए है एक प्लेनेट, टी बी एक प्लेनेट है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टी ए, रेडियस ऑफ आर बी, और उसका 3/2 कर दोगे, दिस इज द आंसर। और ये आंसर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, आंसर नंबर ए। लेकिन बिकॉज दीज आर द बाइनरी स्टार और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं, तो इस हिसाब से इनका जो आंसर है ये होना चाहिए कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। दिस वुड बी द आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर हाँ, एक आखिरी में एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो ये है कि 2 स्टार्स ऑफ मासेस m and 2m एट अ डिस्टेंस d रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन फ्री स्पेस। ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज। यहाँ पर कहा गया है कि 2 मास हैं। अब ये पहला क्वेश्चन आया है अभी तक में, जहाँ तक हम लोग जितने बार लगाए हैं, इसमें 2 अलग अलग मास को बताया गया है। और ये अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हम 2 कॉन्सेप्ट्स को आकर के मर्ज होता हुआ देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमें सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो कि 3 अलग अलग जगहों से पढ़ी हुई कॉन्सेप्ट को एक जगह पर लेके आ रहा है। तो प्रश्न हमसे कहता है कि 2 स्टार्स ऑफ मास m and 2m एट अ डिस्टेंस d रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो हम कहें एक मास m है, एक मास 2m है, और ये उनकी लाइन है जो कनेक्ट कर रही है उनको। इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर दोनों का मास सेम होता, अगर सेम मास के ऑब्जेक्ट होते, तो आप कहते हैं कि इन दोनों के सेंटर से जो है बिल्कुल बीचों बीच में होता, लेकिन ये दोनों का मास सेम नहीं है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस तरफ भारी है एक तरफ हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? इस भारी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किसकी तरफ होगा? वो बीचों बीच में नहीं होगा, बल्कि शिफ्टेड होगा, हैवियर मास की तरफ है। तो अब ये डिस्टेंस कितनी है? पहले तो हमको डिस्टेंस निकाल लें। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया x, और फिर हम ये निकाल दें ये d माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन दिया है ये पूरी डिस्टेंस d दी गई है। अब आप कहोगे सर इसमें x निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई x निकालने की? क्योंकि हमसे सवाल क्या कह रहा है? हमसे सवाल कह रहा है कि ये जब दोनों प्लैनेट हैं ये घूम रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो जब ये घूमेंगे तो जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है उसका तो यही रेडियस होगा, और जो हल्का वाला ऑब्जेक्ट है उसका ये रेडियस होगा। अगर हम किसी लेवल पर इनकी ग्रेविटी और वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह को निकालना चाहेंगे तो हमें इन डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें r की वैल्यू का पता लगाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन में ये जो हल्के ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? मान तो लिया हमने x है और d माइनस एक्स है। अब निकाला कैसे जाए? इसका तरीका ये आएगा कि आप ऐसा करो, एक लॉ होता है, लॉ ये होता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, हैवी मास और हल्के मास जो भी मास है, उनकी डिस्टेंस दी गई है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट होगा, ऐसा लिखा जाएगा, मोमेंट अबाउट cm इज सेम। तो दोनों मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट सेम होगा। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट क्या होता है? जो मास है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना, वैसे यहाँ पे मोमेंट का मतलब ये होता है मास को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जिस सेंटर के अबाउट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट आप निकाल रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके मास की दूरी यानी d माइनस एक्स और उस मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि सेम होता है तो आपके पास हो जाएगा 2m इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? x। सॉल्व कर लो इसको, md माइनस mx इज इक्वल टू 2mx, एक इधर चला जाएगा, तो md बराबर mx प्लस 2mx 3mx। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? d/3। तो अगर ये डिस्टेंस d/3 है तो d माइनस d/3 हो जाएगा 2d/3। तो आपको मालूम चल गया कि ये डिस्टेंस है 2d/3 और ये डिस्टेंस जो है वो है आपकी d/3। ठीक है, अब हमें क्या कहना है? अब ये कह रहे हैं कि कॉमन मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, तो चूंकि दोनों घूम रहे हैं लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g टाइम इसका मास m मान लो, उसका मास 2m मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या लोगे? d, क्योंकि हमको दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी g 2m स्क्वायर बाई d स्क्वायर, g 2m स्क्वायर बाई d स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो होगा m। अब
m कौन सा ले रहे हो, आपके पास 2 m है, आप इस m को ले रहे हो या इस m को ले रहे हो। तो मान लो हमने छोटे वाले m को ले, तो m उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है 2d/3 ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा 2d ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो हमारा कहना ये होगा कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी g टाइम 2m स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 2d ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो g3m, नहीं मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, देखो यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 2d, यहाँ m छूट गया है, 2m छूट गया, तो यहाँ पर 2m छूट गया, तो 2 कैंसिल करेगा, m स्क्वायर कैंसिल करेगा, तो ये जाएगा 3m बाई डी क्यूब बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3gm बाई डी क्यूब। आपको मालूम होना चाहिए ओमेगा बराबर होता है 2/t, तो इस हिसाब से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगा, हो जाएगा 2 √d³/3gm। तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, जो कि आपका आंसर जो है कितना है 2π√d³/3gm। आंसर नंबर बी है आपका, यहाँ पर सही है। अच्छा, आप यहाँ कहोगे कि सर अगर हम इस हल्के वाले मास को ना लेके भारी वाले मास को लेते तो ठीक है, आप भारी वाले मास ले लेते, यहाँ से चेंज हो जाती मामला। तो यहाँ से क्या होता, यहाँ से आपके पास आता मास 2m लेते और डिस्टेंस कितना होता d/3 ओमेगा स्क्वायर, तब भी ये वैल्यू आती 2md ओमेगा स्क्वायर बाई 3, जो कि पहले आई थी, और फिर भी आंसर यही आता आपका। तो आप देख रहे हो कि आपको चॉइस ऑफ मास पर उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कोई असर नहीं पड़ रहा आंसर पे। आप किसी भी एक चीज़ को निकाल सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी मोमेंट इसका डिफाइन कर रखा है कि मास इंटू d/3 है। देखो वो सेम है, वो जितना है उतना ये भी है। तो इस लॉजिक से ही आपका मास के चॉइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने के लिए, और आपका आंसर यहाँ पर वही आ जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ 5-6 सवाल यहाँ पर किए हैं, ग्रेविटी के अच्छे सवाल हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल लॉ, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया है, और इसी से ही हो करके ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अब आने वाले समय में हमारे पास ग्रेविटी के और भी सेक्शंस जैसे एस्केप वेलोसिटी है, उसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सैटेलाइट से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, और आप जब फेंकते हो कोई ऑब्जेक्ट तो कितनी ग्रेविटी के अलग अलग क्वेश्चन वहाँ होते हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें हैं। उन पर हम लोग इसी सीरीज़ में, ग्रेविटी की सीरीज़ में और भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।